तो बंगाल मुगल साम्राज्य का भारत के पूर्वी भाग का एक दूरस्थ सूबा था। बिहार व उड़ीसा उसके समीप के सूबे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में तीनों सूबे अलग अलग थे, अलग अलग सूबेदारों से प्रशासित थे। 1705 ईस्वी में वृद्ध औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसे उड़ीसा भी उसे सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा के काल में निर्मित हो गई थी। डॉक्टर बॉटन द्वारा एक शाही परिवार की महिला का सही उपचार कर देने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में केवल 3,000 रुपये वार्षिक कर देने पर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई थी। परिणाम तो औरंगजेब के शासनकाल में ही उन्होंने कासिम बाजार, पटना व अन्य स्थानों पर कोठियाँ स्थापित कर ली। तो पहली कोठी कहाँ स्थापित थी? बंगाल में उन्होंने हुगली में स्थापित की। उसके बाद कासिम बाजार, पटना व अन्य स्थानों पर अपनी कोठियाँ स्थापित की अंग्रेजों ने। 1698 में मुक्त व्यापार की छूट के अलावा अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीघाट तथा गोविंदपुर, जहाँ इस समय कलकत्ता आबाद है, की जमींदारी मिल गई थी। इस सुविधा प्रदान करने वाला सूबेदार अजीम उसीन था। इस जमींदारी के अधिकार के लिए कंपनी को केवल 1200 रुपये वार्षिक पुराने स्वामियों को देने पड़ते थे। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इस रियायत की पुष्टि करते हुए निम्न सुविधाएं प्रदान कर दी। मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कलकत्ता के समीप अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती थी। कंपनी हैदराबाद में ही व्यापार कर सकती थी। सूरत में 10,000 की राशि देकर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। कंपनी के जो सिक्के बम्बई की टकसाल में डलते थे उन मुगल साम्राज्य को मान्यता प्राप्त हो गई थी। इतिहासकार ओम ने इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र कहा, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा। ठीक है। 1727 में जब बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां इस लोक से चल बसा तो उसका जमाता सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। वह 1739 ईस्वी तक बना रहा। अंग्रेज इसे धन देकर संतुष्ट करते रहे। उसकी मृत्यु पर 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का सूबेदार बना। यह पहले नायब सूबेदार था। उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खां को मौत के घाट उतारकर समस्त प्रदेश का स्वामी बन गया। पैसे से परेशान मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को धन देकर उसने अपने सूबेदारी के अधिकार की पुष्टि करवा ली। 1748 ईस्वी में उसने अंग्रेजों से धन मांगा। 1.5 लाख रुपए अंग्रेजों से चुपचाप अली वर्दी खां को दे दिया और वहाँ व्यापार करते रहे। इसी समय बंगाल पर भी मराठा रघुजी भोंसले के आक्रमण आरंभ हो गए। तो उससे परेशान होने के कारण सूबेदार अपने शासन के अंतिम 15 वर्षों में अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। इसके विरुद्ध मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी कोठियों के चारों तरफ खाइयाँ व परकोटे नुमा ऊंची दीवारें खड़ी कर ली। अली वर्दी खान ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं बंगाल को कर्नाटक नहीं बनने दूंगा। स्पष्ट है कि अली वर्दी खान दूरदर्शी था व अंग्रेजों के प्रति सजग था। इस संदर्भ में स्क्रेफ्टन ने कहना है कि अली वर्दी खान यूरोपवासियों को एक मधुमक्खियों की छाते के समान समझता था, जिससे मधु तो प्राप्त हो सकता है परंतु छेड़ने से वे डंक मार सकती हैं। परंतु ऊपरी मन से वह यह कहता था कि अंग्रेजों ने मेरे साथ क्या बुराई की जो मैं उनका अहित चाहूँ। यह अली वर्दी खां की दूरदर्शिता ही थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय भी कलकत्ता और चंद्रनगर में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। अपने सहज चातुर्य के बल पर तीनों अभारतीय शक्तियों में तटस्थतापूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया। मतलब मुगल सम्राटों के काल से ही, औरंगजेब के काल से ही बंगाल में अधिकार करने का उनके मिल गया था। तो कंपनी ने कलकत्ता के समीप अतिरिक्त भूमि किराए पर ले ली। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने उन्हें निम्न अधिकांश सुविधाएं प्रदान की। तो हैदराबाद में व्यापार करने की अनुमति दी। सूरत में भी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। सिक्के बम्बई की टकसाल में ढलने लगे जो मुगल सम्राट द्वारा मान्यता दे दी गई उन्हें। और 1727 में सूबेदार मुर्शिद खां इस लोक से चल बसा और उसका जामाता मतलब सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। 1740 में इसकी मृत्यु हुई। अली वर्दी खां बंगाल का सूबेदार बना। यह पहले नायब सूबेदार था और उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खां को मौत के घाट उतारकर समस्त प्रदेश का स्वामी बन बैठा। और इस समय मुगल सम्राट सूबेदारी का मोहम्मद शाह परेशान था। तो पैसे से परेशान मोहम्मद शाह को उसने धन देकर सूबेदारी के अधिकार प्राप्त कर लिए। तो अली वर्दी खां एक दूरदृष्टि था। 1748 में अंग्रेजों से धन मांगा। अंग्रेजों ने चुपचाप अली वर्दी खां को 1.5 लाख रुपए दे दिया। और इसी समय
बंगाल पर मराठों ने आक्रमण कर दिया और इससे परेशान होकर सूबेदार अंतिम 15 वर्षों में अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। तो मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जितनी भी कोठियाँ थी उनके तरफ खाइयाँ खुदवा दी और पर्यटन में ऊंची दीवार। अलीवर्दी खान ने इसका विरोध किया। वह दूरदर्शी था, वह अंग्रेजों के प्रति सजग था। वह चाहता था कि मैं अंग्रेजों को क्या बुराई है, मैं क्या उनका तो अंग्रेजों को उसने तटस्थतापूर्ण तीनों भारतीय शक्तियों में तटस्थतापूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया था। सिराजुद्दौला 9 अप्रैल 1756 को 75 वर्ष की आयु में अलीवर्दी खान इस दुनिया से विदा हो गया। अभाग्यवश उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, अभाग्यवश उसके भी कोई पुत्र नहीं था, परंतु वह सिराजुद्दौला के विरुद्ध थी। दूसरी पुत्री शौकत जंग थी। घसीटी बेगम ने शौकत जंग का समर्थन किया। समर्थन में उसके राजवल्लभ का भी हाथ था। उसके दीवान सिराजुद्दौला सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। अलीवर्दी खां को सबसे अधिक प्रिय था। तीनों पुत्रियों के पति उसके जीवन काल में ही चल बसे थे। अतः उसे समझा कि सिराजुद्दौला आसानी से नवाब बन जाएगा। अतः अलीवर्दी ने अपने जीवन काल में सबसे छोटी पुत्र को सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नवाब बनने के समय सिराजुद्दौला की आयु 20 वर्ष की थी। अतः मरण शैय्या पर पड़े अलीवर्दी खान ने अपने नवयुवक उत्तराधिकारी को सलाह दी कि यूरोपीय जातियों की शक्ति इस देश में है, उस पर ध्यान रखना। इससे भी मैंने तुम मुक्त कर दिया होता यदि मेरा दिन बढ़ा देता। मेरे पुत्र, अब यह कार्य तुम्हारा है। तीनों को एक साथ निर्बल बनाने का विचार मत करना। अंग्रेजों को शक्ति बहुत महान है, उसे पहले ध्वस्त करो। जब तुम ध्वस्त कर लोगे तब दूसरे लोग तुम्हें बहुत कम कष्ट पहुँचाएंगे। मेरे पुत्र, उन्हें किलेबंदी करने अथवा सैनिक रखने की आज्ञा मत देना। यदि तुम ऐसा करने दोगे तो देश तुम्हारा नहीं रहेगा। परंतु जितने आसानी से सिराजुद्दौला नानक की अनुकंपा से बंगाल का नवाब बना था, बंगाल की गद्दी उतनी आरामदायक सिद्ध नहीं हुई। मतलब अलीवर्दी खान ने जितने आराम से उसे अपना साम्राज्य दिया था, लेकिन वह उसके लिए इतना आरामदायक सिद्ध नहीं हुआ। मतलब उसने कहा था कि यूरोपीय जातियों से शक्ति इस देश पर उसका ध्यान रखना। मैंने तो तुम्हें मुक्त कर दिया होता है इस संसार, मतलब मैं इनको यहाँ से भगा सकता था। तुम्हें कार्य करना है, पहले तुम्हें इनको निर्बल बनाना है, जो यूरोपीय शक्ति है उसको। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। तो सिराजुद्दौला क्या क्या कठिनाइयाँ रही हैं। शौकत जंग ने अपना उत्तराधिकार के रूप में प्रस्तुत किया और दूसरी पुत्री का पुत्र था। राजवल्लभ की सहायता से घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला का विरोध किया, शौकत जंग का समर्थन किया। उसने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करके उत्तराधिकार प्रश्न को जटिल बना दिया। मीर जाफर ने नवाब बनने का प्रयास किया। वह अलीवर्दी खां का सेनापति व बहनोई था। समस्याओं का समाधान। तो इस मुसीबत की घड़ी में नवाब सिराजुद्दौला तनिक भी विचलित नहीं हुए। सर्वप्रथम उसने अपनी सबसे बड़ी मौसी को संपत्ति पर अधिकार कर लिया, उसे महल में बंदी बनवा दिया। इसके उपरांत वह शौकत जंग को दंडित करने राजमहल की ओर बढ़ा। शौकत जंग डर गया, वह नवाब के आगे नतमस्तक हो गया। उसने सिराजुद्दौला की संप्रभुता छीन ली और उसे उपहार भी भिजवाए। इसके उपरांत सिराजुद्दौला ने षड्यंत्र में भाग लेने वाले अपने कृतधन अधिकारियों को पद से हटाया। उसके स्थान पर विश्वासपात्र स्वामी व्यक्ति अधिकारियों को नियुक्त किया। इस प्रकार उसने अपनी गद्दी को सुरक्षित बनाया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज। तो अलीवर्दी खान ने इस दुनिया से विदा होने से पूर्व सिराजुद्दौला को आगाह कर दिया था कि उसे बंगाल में बढ़ती हुई अंग्रेजों की शक्ति को समाप्त करना। और इस चेतावनी के अलावा सिराज स्वयं भी देख चुका था। उसने नवाब बनते ही अंग्रेजों के उसके प्रतिनिधियों को किस प्रकार उकसाने का कार्य किया। अंग्रेज वास्तव में सिराजुद्दौला गद्दी से वंचित नहीं करना चाहते। उसकी नीति नवाब के प्रतिनिधियों समझ कर नवाब को परेशान करते रहे। अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। इसी नीति के अंतर्गत उन्हें घसीटी बेगम और शौकत जंग का समर्थन। मतलब घसीटी बेगम किसकी? सिराजुद्दौला की मौसी थी और शौकत जंग उसका बेटा था। तो घसीटी बेगम और अपने बेटे को नवाब बनाना चाहते थे। इसको उसके नाना ने अलीवर्दी खान ने किसको बनाया? सिराजुद्दौला को बनाया। तो इन्होंने क्या षड्यंत्र किया। तो इसके विरुद्ध अंग्रेजों ने क्या किया? घसीटी बेगम और शौकत जंग उनका समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने राजवल्लभ के साथ भी सांठगांठ करने का प्रयास किया था। नवाब ने कुछ समय बाद ही अंग्रेजों को अपना प्रमुख शत्रु मान बैठा और बंगाल को निष्कासित करने का प्रयास करने लगा। और इनके बीच क्या क्या कारण रहे हैं शत्रुता के?
कटुता के बंगाल की संपन्नता, उत्तराधिकारी प्रश्न, गद्दी पर बैठते समय कंपनी द्वारा नवाब को भेंट न देना, राजनीतिक षड्यंत्रों में अंग्रेजों का हाथ होना, नवाब अली वर्दीगाह की अंतिम नसीहत, अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना, अंग्रेजों को हिंदू व्यापारियों के साथ गठबंधन होना, संपत्ति का आकर्षण, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। तो इस तरह से अंग्रेजों के बीच ये कारण रहे, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य वैमनस्य के कारण ये रहे हैं। फिर कासिम बाजार पर नवाब का आक्रमण, तो कासिम बाजार पर नवाब के आक्रमण से अंग्रेज और ज़्यादा विक्षिप्त हो गए, ज़्यादा कटुता होने। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य आपसी संबंध दिन बर दिन कटु होते चले गए। नवाब उनको दंडित करने के लिए आतुर हो गया था। अंग्रेजों को दंडित करने की दृष्टि से 50,000 सैनिक सहित कासिम बाजार की ओर बढ़ा। कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर नवाब ने 4 जून 1756 को अधिकार कर लिया। यहाँ से विजय होकर 17 जून 1756 को फोर्ट विलियम का घेरा डाल दिया। कासिम बाजार से कलकत्ता फोर्ट विलियम तक की 16 दिवसीय यात्रा बड़ी कठिन थी। नवाब को घने जंगल पार करने पड़े। उसकी यात्रा को कई इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं, यदि उसके अधिकारी उसका विश्वासघात ने तो अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित करने में वह अवश्य सफल हो जाता। नवाब के कलकत्ता पहुँचते ही वहाँ के गवर्नर ड्रैग भयभीत हो गया। वह कुछ व्यापारियों महिलाओं के साथ हुगली नदी के निचले भाग में फुलटाना के नामक स्थान पर भाग गया। बचे हुए अंग्रेज सैनिकों ने सर्जन हालवेल को अपना सेनापति बनाया। ड्रैग के साथ भागने वालों में सैन्य दल का कमांडर मिशन था। इंग्लैंड के इतिहासकारों ने इन दोनों को कायर तथा ब्रिटिश समाज पर कलंक बताया। फोर्ट विलियम की रक्षा का प्रयास हालवेल ने किया, परंतु हालवेल के सारे प्रयास विफल रहे। उसने 20 जून को नवाब की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब कलकत्ता को माणकचंद के हवाला करके स्वयं मुर्शिदाबाद चला गया और सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर लूट के उद्देश्य से आक्रमण किया था, परंतु यह कथन